आपके पास सरल रेखा में गति के अंकीय प्रश्न चल रहे थे। अब उन्हीं अंकीय प्रश्नों को आगे की और हल करेंगे। आगे और जितने प्रश्न बचे हुए हैं उनको आज हल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या लिखा गया है जरा उसे ध्यान से समझें, सुनेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे हम जो समझाएंगे उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो हमारे पास लिखा गया है एक पत्थर को 100 मीटर की ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। एक पत्थर है हमारे पास, 100 मीटर ऊंची मीनार है, वहां से पत्थर को नीचे गिराया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक घुस जाता है। पृथ्वी पर क्या पड़ी हुई है? रेत पड़ी हुई है। पत्थर को जब ऊपर से गिराया गया, पत्थर रेत के अंदर 2 मीटर तक घुस जाता है। पत्थर के मंदन की गणना कीजिए। जी का मान है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारे पास मंदन का मतलब है हमें त्वरण निकालना है। क्या निकालना है हमको? त्वरण। अब प्रश्न दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? कोई मीनार है, ये पृथ्वी और ये हमने क्या मान ली? मीनार मान ली। ये मीनार है। चलो मीनार को एक थोड़ा सा, मीनार का एक हल्का सा एक मॉडल बना दें। एक प्रकार का टावर बना दिया हमने। ये हमारे पास एक टावर है और इस टावर की हमारे पास जो ऊंचाई दे रखी है वो ऊंचाई हमारे पास है 100 मीटर। तो हमने क्या मान लिया? इस टावर की ऊंचाई हमने 100 मीटर मान ली, 100 मीटर। और प्रश्न के अंदर दिया गया हमारे पास कोई टावर है, इसकी ऊंचाई हमारे पास 100 मीटर है, वहां से एक पत्थर गिराया जा रहा है और पत्थर पृथ्वी पर जब गिर रहा है, पृथ्वी पर यहाँ पर हमारे पास रेत पड़ी हुई है और जो पत्थर गिरा तो रेत के अंदर वो 2 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो उसका हमें मंदन ज्ञात करना है। ये हमारे पास रेत है यहाँ पर। तो जब पत्थर यहाँ से पॉइंट ए से गिराया गया और वो पॉइंट बी पर पहुंचा, उसके बाद रेत के अंदर धसा कितना हो? 2 मीटर। ये मैंने इधर दिखा दिया यहाँ पर 2 मीटर और ये पॉइंट दिखा दिया मैंने यहाँ पर सी। जब हमारे पास ये बिंदु सी पर जाकर रुकता है पॉइंट पत्थर, तो उसका अंतिम वेग हमारे पास हो जाएगा 0। तो मैंने मान लिया बी सी का मान यहाँ पर 0। अब जब किसी पिंड को फ्री रूप से ऊपर से गिराया जाता है नीचे की ओर, तो उसका प्रारंभिक वेग हमारे पास यहाँ पर होगा 0। अब हमको निकालना क्या है कि पिंड को जब हमने यहाँ से छोड़ दिया पॉइंट ए से, वो जब पॉइंट बी पर पहुंच रहा है तो पॉइंट बी पर पहुंचते समय उसका हमें वो वेग ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमारे पास वो पिंड कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा इस तरफ पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी पर जाने के बाद वो रुक जाएगा। तो हमने मान लिया बिंदु सी पर उसका वेग क्या है? हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? गति हमें यहाँ पर 2 प्रकार की गति लेनी है हमको, ए से बी तक की गति और बी से सी तक की गति। जब हमारे पास वस्तु ए से चलना शुरू करेगी और बिंदु बी पर पहुंचेगी, तो बिंदु बी पर पहुंचते समय उसका वेग ज्ञात करेंगे। फिर जब हम गति बी सी लेंगे तो जो हमारे पास बिंदु बी है, तो बिंदु बी का जो हमारे पास वेग है, बिंदु बी का जो वेग है वो गति बी सी के लिए प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? गति ए बी के लिए। तो हमारे पास निकला यहाँ पर गति ए बी के लिए। तो गति ए बी के लिए हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितनी है? हमारे पास 100 मीटर। ठीक, इसका जो प्रारंभिक वेग हमारे पास u बराबर 0 और हमारे पास g का मान बुक वाले ने दिया है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? यहाँ पर बिंदु b पर वेग निकालना है। तो मैंने बिंदु b का वेग रख दिया vb, तो हमको ये निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर गति का समीकरण प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर समय नहीं दे रखा है, तो गति का हम तीसरा समीकरण प्रयोग करेंगे। तो vb का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमारे पास vb का स्क्वायर बराबर u का मान कितना हमारे पास 0 है, 2g का मान हमारे पास 9.8 है और h का मान हमारे पास 100 मीटर है। तो हमने क्या करा? इसका पॉइंट हटा दिया। तो हमारे पास vb का स्क्वायर बराबर 1996, तो हमारे पास निकल गया 1960। तो vb का मान हमारे पास निकला 1960 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास ये vb का मान निकल चुका 1960 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब हमारे पास वस्तु को पत्थर नीचे की ओर आ रहा था तो बिंदु b पर वेग उसका 1960 मीटर प्रति सेकंड था। जब वो रेत में घुसना शुरू करेगा तो उस टाइम उसका वेग हमारे पास 1960 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम गति लेंगे अब गति bc के लिए, गति bc के लिए। अब हम bc की गति के लिए प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जो बिंदु b का वेग होगा वो हमारे पास प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा। तो मैंने रख लिया इसका नाम u डैश बराबर vb और vb का मान हमारे पास है 1960 मीटर प्रति सेकंड।
अब उसका अंतिम वेग हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर रुक चुका है वो पत्थर, तो वीसी का मान हमारे पास निकला 0, वीसी का मान हमारे पास निकला यहाँ पर 0, और एस का मान हमारे पास कितना है 2 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, उसका मंदन निकालना है, यानी ए का मान निकालना है ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए का मान निकालने के लिए, यहाँ हमारे पास समय नहीं है तो हम गति का समीकरण यूज करेंगे तीसरा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v कितना है हमारे पास vc, और u कितना हमारे पास u डैश, कितना है u डैश। तो हमारे पास बना vc का स्क्वायर बराबर u डैश का स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास जो vc का मान है हमारे पास वो है कितना 0, और हमारे पास u डैश का मान कितना हमारे पास 1960। तो हमारे पास ये हमारे पास का रूट निकल चुका था, ये vb का 1960 मीटर प्रति सेकंड। जब हमने इसका मान यहाँ पे यूज करा तो हमारे पास रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा हमारे पास 1960 प्लस 2as। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो इस वैल्यू को हमने इधर लिया तो हमारे पास निकला है 4, 1 वोल्ट माइनस के 1960 और 1 वोल्ट 1960 बटे 4। अब हमको उसको 4 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास निकलता है 4 से कैंसिल करने के बाद 4 चौक 16 माइनस के 4, और कितने बच गए हमारे पास 4 चौक 3, 4 9 36 90। तो हमारे पास जो एक ही वैल्यू निकली है वो निकली हमारे पास माइनस के 490 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए का मान निकल चुका है, यानी हमारे पास माइनस बता रहा है कि हमारे पास उसमें मंदन उत्पन्न हुआ है, यानी इसका वेग हमारे पास धीरे धीरे घटता गया और अंततः हमारे पास उस पत्थर का अंतिम वेग 0 हो चुका। तो हमारे पास मंदन की आवाज का माइनस के 490 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक गेंद को 24.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। हमारे पास एक गेंद है, उस गेंद को हमने क्या किया 24.5 मीटर पर सेकंड के वेग से यानी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितने समय के बाद गेंद जमीन से 29.4 मीटर की ऊंचाई पर होगी, यानी हमें निकालना है कितने समय के बाद गेंद 29.4 मीटर की ऊंचाई पर होगी। हमने लिख लिया, माना वो गेंद 29.4 मीटर की ऊंचाई पर जब होगी उस टाइम हमारे पास जो समय होगा वो t होगा, तो हमें उस t का मान ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए उसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ चित्र बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जमीन है, ये हमारे पास जमीन दे रखी है और हमने किसी पिंड को क्या फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे, जब वो लास्ट ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका अंतिम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम में उसके आ जाएगा 0। ये हाइट हमने मान ली, ये पिंड ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास u का जो मान दे रखा है ये हमने पॉइंट A कर लिया, ये पॉइंट कर लिया हमने B। u का मान हमारे पास दे रखा है 24.5 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारे पास जिसकी ऊंचाई दिखाई गई है ये ऊंचाई हमारे पास 29.4 मीटर। अब किसी पिंड को हमने नीचे से क्या फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया। जब ऊपर की ओर फेंक रहे तो हमारे पास वेग क्या बना, u का मान, प्रारंभिक वेग है इसका हमारे पास 24.5 मीटर प्रति सेकंड। अब वो जब पॉइंट हमारे पास बिंदु B पर पहुंच चुका है, यानी अंतिम पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो उसका वेग हो चुका है v इक्वल टू हमारे पास 0। अब हमारे पास जो इसकी हाइट है वो कितने ऊपर तक गया, तो h का मान हमारे पास है 29.4 मीटर तक पिंड ऊपर की ओर उठा, और हमने उसने पूछा हमसे कि 29.4 मीटर की ऊंचाई पर वो कब होगा, तो हमको क्या निकालना है, उसका समय का निर्धारण करना है। तो हमको उसका समय ज्ञात करना है। तो हमारे पास अंतिम वेग हो चुका है 0 और u का मान हमारे पास है ये। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमको यहाँ से t का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या बना, s बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो हमारे पास h का मान कितना है 29.4, u का मान हमारे पास है 24.5 और t हमको निकालना है माइनस 1/2
जी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को हल करेंगे, यानी यहाँ से हम टी का मान प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 से कैंसिल कर दिया, तो 4.9 हमारे पास मान प्राप्त हुआ इसका। तो इस समीकरण हमारे पास एक प्रकार से टी में हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो हमारे पास बना 29.4 और इक्वल टू 24.5 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो अब हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को हम इधर ले आए, या पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 10 10 10। अब हमारे पास क्या हुआ, 10 क्या कॉल लेगा, कॉमन लेकर हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू इधर 49 टी स्क्वायर, इधर आकर हमारे पास क्या होगा, ये माइनस के 245 टी, ये प्लस और ये माइनस, और ये इधर हमारे पास है 294 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो रही है 49 से, या नहीं कैंसिल हो रही है। तो क्योंकि ये 49 और 245 कट जाएगा 5 बार, अब हमारे पास 49 ये चल जाएगा हमारे पास 6 बार। तो 49 49 49, तो टी स्क्वायर 49 पंच हो जाएगा हमारे पास 245। तो हमारे पास बना 5 टी और 49 सिक्का हो गए हमारे पास 294। तो हमारे पास ये बन चुका है 6 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास 6 के ऐसे टुकड़े जिनका हमारे पास योग कितना हो, 5। तो हमारे पास बना टी स्क्वायर माइनस 3 + 2, 3 + 2, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास इंटू टी + 6 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस के 2t + 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक फैक्टर कर दिया हमने इसका। तो t कॉमन ले लिया, t - 3 माइनस के 2 कॉमन ले लिया, t - 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर t - 3 क्या आ चुका इसके अंदर से कॉमन, तो ये बचा हमारे पास t - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे यदि हमारे पास t - 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास t बराबर कितना निकला 3। और यदि ये सेकंड में हो चुका है, यदि t - 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास निकला t बराबर 2 सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर t के जो वैल्यू लिख लिए है वो दोनों ही वैल्यू हमारे पास प्लस की आई है, 2 भी और 3 भी। तो हमारे पास इसके जो आंसर होंगे हमारे पास, इसके आंसर हमारे पास 2 ही लिखने पड़ेंगे, t बराबर 2 भी और t बराबर 3 भी। या तो t बराबर 2 या t बराबर 3, दोनों ही उत्तर हमारे पास लिखने होंगे। यानी इसका मतलब वो हमारे पास जब वो हमारे पास पिंड इतनी ऊंचाई पर होगा तो उस टाइम हमारे पास उसका जो मान होगा वो 2 सेकंड या 3 सेकंड पर उसकी वैल्यू ऐसी रही होगी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या लिखा गया है, एक कण 5वें सेकंड में 25 मीटर और 7वें सेकंड में 33 मीटर दूरी तय करता है। यदि समान रूप से त्वरित हो, यदि कण क्या हो, समान रूप से त्वरित हो, तो वह अगले 3 सेकंड में कितनी दूर चलेगा। यानी हमें क्या निकालना है, अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी को ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास त्वरण और हम इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करेंगे। तो लिखा हमने कि माना जो कण है हमारे पास उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है और जो हमारे पास उसका त्वरण है वो त्वरण इसका a है। माना क्वेश्चन नंबर है इसका 23, माना कण का प्रारंभिक वेग u व त्वरण कितना है a है। तो बुक वाले ने क्या लिखा है, 5वें सेकंड में 25 मीटर चलता है, 5वें सेकंड में चली दूरी, वो दूरी दे रखी 5वें सेकंड में बुक वाले ने, चली दूरी 25 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला होता है किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला होता है हमारे पास st बराबर u + a/2 2t - 1। यानी किसी विशेष सेकंड में, कोई हमारे पास विशेष सेकंड है, उस विशेष सेकंड में चलेगी दूरी का फार्मूला होता है st = u + a/2 2t - 1। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू लिखते हैं, ये s कितना 5वें सेकंड में s5 इक्वल टू कितना u + a/2 और 2 5वें सेकंड में 5 - 1। अब 5वें सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है, s5 का मान है हमारे पास 25 बराबर u + a/2, 5 × 10 में से गया 9। तो हमारे पास यह समीकरण बन चुकी है u + 9a/2 बराबर 25, समीकरण नंबर बन गई 1। अब बुक वाले ने लिखा है
7वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 33 मीटर। 7वें सेकंड में चली गई दूरी, 7वें सेकंड में चली दूरी बराबर 33 मीटर। ये हमारे पास मीटर था और ये भी हमारे पास मीटर। और 7वें सेकंड में क्या बन जाएगा S7। ये S7 का मान दे रखा है हमारे पास u प्लस a/2 2 × 7 - 1। तो हमारे पास S7 का मान कितना है 33। तो u प्लस a/2 और 7 दूनी 14, 14 से क्या हमारे पास ये बचता है हमारे पास 13। तो हमारे पास u प्लस 13 a/2 बराबर 33 समीकरण नंबर बन चुकी है हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकंड हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम u के और v के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे तो हमारे पास, और समीकरणों कैसे घटाएंगे हम, हमारे पास u प्लस 9a/2 बराबर 25 ये फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड 13a/2 बराबर 33 माइनस 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 ये कैंसिल हो चुके हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो 9a/2 माइनस के 13a/2 बराबर 25 माइनस 33। तो अब हमारे पास यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 9a में से 13a जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 4a बराबर के यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं और 2 दूनी 4 और यहाँ से कैंसिल कर दी, वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। 2 से काट दिया 2 और 2 से काट दिया था 4। तो a का मान हमारे पास कितना आ चुका है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास a का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, a का मान कोई से समीकरण में रख दिया जाए। तो a का मान समीकरण कौन सी भर दिया फर्स्ट में, यहाँ पर रख देंगे फर्स्ट समीकरण में। तो हमारे पास u प्लस 9/2 गुणा 4 बराबर 25। तो 2 दूनी 4 तो हमारे पास निकल गया u बराबर 25 और ये निकला 9 दूनी 18, माइनस के आ चुके हैं 18 तो हमारे पास बच गए 7। तो u का जो मान आया हमारे पास 7 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास u का मान भी निकल चुका है और a का मान भी। अब बुक वाले ने पूछा हमसे, ये पूछ रखा है तो अगले 3 सेकंड में चलेगी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 सेकंड में चलेगी दूरी निकालनी है। अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी। तो हमारे पास अगले जो 3 सेकंड है हमारे पास वहाँ तक की कंडीशन बनी थी 7वें सेकंड तक बन चुकी थी। तो अगला जो 3 सेकंड होगा तो जोड़ के हमारे पास 4 निकल जाएगा, 7 और 3 10। तो हमें एक प्रकार से 10वें सेकंड में चली गई दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालते हैं अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी। अगले 3 सेकंड में चली दूरी। तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, S10 u प्लस a/2 2t माइनस 1। तो u का मान कितना हमारे पास 7 और a का मान हमारे पास कितना है 4, 4/2 2 गुणा t की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 और माइनस 1 ये कैंसिल कर दिया तो ये निकला 7 प्लस 2 और ये 10 दूनी 20, 20 में से क्या हमारे पास ये बच गया हमारे पास 19 और 7 प्लस 19 दूनी 38। तो हमारे पास वैल्यू निकल गई है 38 और 7 45 मीटर। तो हमारे पास अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी निकल गई हमारे पास 45 मीटर। वो नए टाइप के क्वेश्चन क्या आए हैं, वैसे तो आपको डिफरेंशियल के बारे में कक्षा 12 के अंदर अवगत कराया जाएगा, लेकिन उससे संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न दे रखे हैं इसके अंदर। तो उन प्रश्नों को अब देखते हैं। अवकलन पर आधारित प्रश्न है। अवकलन पर आधारित प्रश्न। अब जो प्रश्न हमारे पास अवकलन पर आधारित हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा अवकलन के बारे में 1-2 फार्मूला आपको बता रहे हैं। उन फार्मूलों के से संबंधित आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, तो उनको एक बार में थोड़ा सा अवकलन आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे।
तो हमारे पास अवकलन का चिन्ह होता है हमारे पास डी बटे डी। अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन को करेंगे तो यहाँ आएगा डी बटे डी एक्स। अगर हम वाई के सापेक्ष अवकलन को करेंगे तो डी बटे डी वाई। अगर हम टी के सापेक्ष करेंगे तो डी बटे डी टी। इस प्रकार से हम अवकलन को हमारे पास चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो छोटे सा क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे, वैसे पूरा अवकलन का रूप पड़ेगा हिस्सा 12 के अंदर। तो हमारे पास वो जो फार्मूला होता है डी बटे डी एक्स, मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ और यहाँ वैल्यू लिख दी मैंने एक्स की घात एन। एक्स की घात एन का मतलब होता है यानी एन जहाँ पे मैंने लिखा, इस एन का मान हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1, यानी जो पावर होगी हमारे पास वो गुणा में आ जाएगी और एक पावर से हम कर देंगे कम। जिस प्रकार हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। फार्मूला डी बटे डी एक्स, हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष अवकलन एक्स के, और हमारे पास वैल्यू वहाँ पर एक्स नहीं है। सपोज करो हमारे पास 2, 3, 4 या कोई भी अचर वैल्यू हो सकती है, तो हमारे पास का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारे पास 0। अब इसके आधार पर क्वेश्चन समझे। एग्जाम्पल y बराबर आपको दे दिया एक्स की घात 3, एक्स की घात 3, आपको उसका डिफरेंशियल करना है एक्स की घात 3 का। किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये y के बराबर मान ली वैल्यू, तो जब अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के, तो d बटे डी एक्स वाई, इधर कितना d बटे डी एक्स एक्स की घात 3 का अवकलन कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ये वैल्यू तो उधर सेम रहेगी dy बटे डी एक्स। अब एक्स की घात 3 का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास? जो घात होगी वो कहाँ जाएगी? इसकी गुणा में आ जाएगी, यानी 3 तो आएगा हमारे पास यहाँ पर, एक घात क्या करेंगे इसकी? कम। तो जब यहाँ है हमारे पास 3, 3 माइनस 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 इंटू एक्स की घात 2। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर आपके पास दे दिया एक्स की घात 10, एक्स की घात 10, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या निकलेगा? डी वाई बटे डी एक्स, यानी डी बटे डी एक्स की यहाँ भी लगाऊंगे, डी बटे डी एक्स एक्स की घात 10। अब एक्स की घात 10 का करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा जो हमारे पास पावर है, ये तो आ जाएगी यहाँ पर 10 इंटू एक्स की घात 10 माइनस 1, तो 10 इंटू एक्स की घात कितनी बचेगी? 9। तो हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब अगर इनके साथ घात हमारे पास इस प्रकार से दे दे, y बराबर एक्स की घात दे दिया हमें 3 बटे 2, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया, तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर, तो डी वाई बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स की घात 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 कहाँ आएगा हमारे पास? गुणा में आ जाएगा, एक घात क्या कर देंगे इसकी? कम। 3 बटे 2 माइनस 1, तो 3 बटे 2 एक्स की घात कितनी बचेगी हमारे पास? 1 बटा 2। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका अवकलन प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन और समझे। अगर हमारे पास इस तरह का प्रश्न दिया हुआ हो 2x² प्लस x और प्लस 5, इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बटे डी एक्स। अब डी बटे डी एक्स यहाँ पे भी यूज करोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो डी बटे डी एक्स ये लिखा हुआ 2 एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 2 को तो हमने ऐसा लिख दिया, और जो क्वेश्चन पता है इसको लिख दिया इसके गुणा में, प्लस डी बटे डी एक्स कितना? एक्स, प्लस डी बटे डी एक्स कितना? 5। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास जो कोष्ठन पद है हमारे पास, उसकी गुणा में हमारे पास एक्स का कोई भी फंक्शन है, तो कोष्ठन पद हमारे पास सेम रहेगा, 2 हम ऐसे ही रखेंगे। एक्स की घात 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? इसकी गुणा में जाएगा, और जब इसकी घात 1 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली एक्स की घात 1 प्लस। अब ये क्या है हमारे पास? एक्स, जब एक्स का डिफरेंशियल करेंगे इसका डिफरेंशियल आएगा हमारे पास 1। कैसे? इसकी घात कितनी हमारे पास? 1 है, तो एक घात कहाँ जाएगी? गुणा में। जब एक घात कम करेंगे तो इसकी घात क्या आएगी? 0। एक्स की घात 0 का डिफरेंशियल क्या मान होता है हमारे पास? 1। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास? 0। तो हमारे पास निकला 2x, और ये निकला हमारे पास यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स की घात 0,
एक्स की घात 0 और वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1। जब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1। तो dy बटे dx का मान हमारे पास इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। अब इसी रूल पर आधारित जिस प्रकार ये क्वेश्चन बताया गया आप लोगों को, इस पर आधारित हमारे पास इसमें प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो उन 4 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा गया है एक कण की स्थिति x समय t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होती है और हमारे पास समीकरण दे रखी है x बराबर a t स्क्वायर माइनस बी टी पावर 3, x बराबर a t स्क्वायर माइनस बी और t घात दे रखी है हमारे पास इसने 3, और लिख दिया 2 सेकंड के बाद कण के त्वरण की गणना कीजिए। यानी हमें क्या निकालना, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद t बराबर 2 सेकंड के बाद त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्वरण निकालना है 2 सेकंड के बाद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो समीकरण दे रखी है, ये समीकरण हमारे पास एक प्रकार से विस्थापन की समीकरण दे दी, यानी दूरी की समीकरण दे दी, x बराबर a t स्क्वायर माइनस बी टी घात 3। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका पहले त्वरण बनाना पड़ेगा, और त्वरण का तुम्हें और वेग का फार्मूला लिखे थे यहाँ पर, इधर देखिए, ये हमारे पास वेग है v बराबर डी एस बटे डी टी। ये हमने विस्थापन मान रखा है यहाँ पर s, आप s के स्थान पर x भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, वो आप लोगों की इच्छा है, या पर्सन वाले ने जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। और हमारे पास जो त्वरण था, त्वरण का फार्मूला हमारे पास था डी वी बटे डी टी, डी वी बटे डी टी था, डी वी बटे डी टी, या आप लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं इसको ये हमारे पास को लिख सकते हैं हम, ये जो s की वैल्यू v की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी डी एस बटे डी टी, तो ये बना हमारे पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण हो चुका है। यानी एक प्रकार से हमारे पास त्वरण बनाने के लिए में जो हमारे पास विस्थापन का समीकरण होगा, इसका हम 2 बार डिफरेंशियल कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम dx बटे dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d बटे dt। ऐसे ही ये कांस्टेंट है a हमारे पास, तो d बटे dt किसने का, t स्क्वायर का, माइनस अब कितना b हम ऐसे रखेंगे, तो d बटे dt किसका, t घात 3 का, तो dx बटे dt। एक प्रकार से हमारे पास ये अभी वेग हुआ, हम इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे तो हमारे पास त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास a तो ऐसे ही रखा, जब t स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2t, तो ये 2t लिख दिया। अब b ऐसे ही रखा, जब t की घात 3 का करेंगे तो 3t स्क्वायर होगा। अब ये हमारे पास निकला है इसका वेग, ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड, ये भी हमारे पास वेग प्राप्त हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसका त्वरण बनाना है। त्वरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, पुनः t के सापेक्ष, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोबारा फिर अवकलन कर दो उसका, यानी d बटे dt ऐसे लिखेंगे, और ये है dx बटे dt। अब इसका करते हैं 2, ये तो जो का तो रखा है कांस्टेंट है, d बटे dt कितने का, t का, माइनस 3 भी कांस्टेंट है, d बटे dt कितने का, t स्क्वायर का। तो हमारे पास ये करना का डी कितने बन गए हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स, और ये डी टी कितने बन गए, डी टी स्क्वायर बराबर। तो हमारे पास 2 ऐसे ही रखा, जब t का डिफरेंशियल करेंगे तो इतना निकलेगा हमारे पास 1 माइनस 3 भी। अब क्या करेंगे, जब t स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 2t, तो हमारे पास निकला 2a माइनस 6bt। ये हमारे पास त्वरण निकल चुका है। क्या निकल चुका है हमारे पास, ये त्वरण, यानी हमारे पास जो त्वरण प्राप्त हुआ वो हुआ 2a माइनस 6bt। अब बुक वाले ने कहा कि समय t बराबर 2 पर, समय t बराबर 2 सेकंड के बाद कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास त्वरण प्राप्त हुआ है इसमें t बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 2 रखने पर
t बराबर 2 रखने पर, इसके अंदर हम t बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास त्वरण ये 2a माइनस हमारे पास 6b गुणा t का मान कितना हमारे पास 2, तो निकला हमारे पास 2a माइनस 12b। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 2a माइनस 6b, तो हमारे पास ये त्वरण प्राप्त हो चुका है। और हमारे पास यहाँ लिखा गया था कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो x हमारे पास यहाँ पर विस्थापन था यानी स्थिति थी, और t हमारे पास यहाँ पर समय, तो t के सापेक्ष अवकलन करना था। तो हमारे पास ये इतने इकाई त्वरण हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ये त्वरण की वैल्यू निकल चुकी है। तो इसी प्रकार हमारे पास आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी इसी बेस पर करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर लिखा है कि किसी अक्षण t पर कण का विस्थापन निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है, और सूत्र देखा हमारे पास x बराबर माइनस के 15 टी स्क्वायर प्लस के 20 टी और प्लस 30, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है। तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति, t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी t का मान हमें क्या दे रखा है 0 पर हमें कण की स्थिति बतानी है, वेग बताना है और त्वरण को ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 शुरू होता है। 38 में लिखा है x बराबर माइनस के 15 टी स्क्वायर, उसके बाद लिखा प्लस के 20 टी और प्लस 30, और विस्थापन दे रखा हमारे पास मीटर में और समय हमारे पास सेकंड में। तो हमें बताना है x बराबर 0 पर कण की स्थिति और वेग और त्वरण। तो कण की स्थिति तो हमारे पास दे रखी है, हमें t का मान 0 पुट करना है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए क्या चाहिएगा हमें बाद में, वेग भी पूछ रखा और त्वरण भी। तो पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वेग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बचेगी समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो dx बटे dt बराबर माइनस के 15 को हमने ऐसे रखा, d बटे dt किसका करेंगे t स्क्वायर का, प्लस 20 को ऐसे रखा d बटे dt t का करेंगे, प्लस d बटे dt 30 का करेंगे। तो हमारे पास ये निकला, हमारे पास माइनस के 15 है और टी स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2t, और 15 दूनी हो जाएंगे हमारे पास 30, माइनस के 30t, और टी का करेंगे कितना होगा 1, तो हमारे पास कितना है 20, और 30 का करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0, उस 0 को मैंने छोड़ दिया। तो dx बटे dt ये बन का हमारे पास समीकरण नंबर 2, इसको बोलते हैं वेग। अब इसका एक बार डिफरेंशियल और कर दो, तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास निकलेगा d बटे dt और dx बटे dt। अब यहाँ पर माइनस के 30 ऐसे रखा, d बटे dt और कितना t का, फिर प्लस d बटे dt किसका 20 का। तो ये बनकर हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर, और ये हमारे पास जब t का करेंगे कितना होगा 1, तो माइनस से कितने बचेंगे 30 गुणा 1, और 20 का करेंगे तो कितना होगा 0। तो हमारे पास ये निकल चुका है त्वरण माइनस के 30, ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 3rd। अब बुक वाले ने लिखा है कि x बराबर 0 पर यानी t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कण की स्थिति निकालेंगे t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति निकाल लेंगे t बराबर 0 पर, यानी f0 का मान निकालना है। तो जहां पर हमारे पास t है वहां पर हम t का मान भरेंगे 0। तो माइनस के 15 गुणा t का मान 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 गुणा t का मान 0 प्लस 30, तो हमारे पास अब हुआ 0 प्लस 30, तो वैल्यू लिख ली x बराबर 0 हमारे पास 30 मीटर। अब ये आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर में क्या निकालना, वेग निकालना है। तो t बराबर 0 पर कण का वेग, तो हमारे पास वेग की समीकरण कितनी, हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 2 के अंदर जहाँ पर t है वहाँ पर क्या भरेंगे 0 भरेंगे। तो हमारे पास वेग निकलेगा माइनस के 30 गुणा 0 प्लस कितने 20, तो वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 20। तो वेग जो हमारे पास निकला वो वेग निकला हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड।
ये मीटर प्रति सेकंड निकल चुका है। अब हमारे पास पूछा है तीसरा ऑप्शन इसने, ये दूसरा आंसर तीसरा, t बराबर 0 पर कण का त्वरण। तो हमारे पास निकला यहाँ पे त्वरण, समीकरण नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें हमारे पास त्वरण है -30। यहाँ पर हमारे t की वैल्यू बची हुई नहीं है, जब t की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं है तो हमारे पास ओनली त्वरण क्या निकल जाएगा, t बराबर 0 पर त्वरण निकल जाएगा इसका -30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक आंसर हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। हमारे पास स्थिति निकली x बराबर 0 बराबर 30 और वेग निकला हमारे पास, यानी इसको बोल सकते हैं v0 और त्वरण को बोल सकते हैं हम a0। तो हमारे पास -30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण निकल चुका है। तो हमारे पास इसके 39 और 40वां क्वेश्चन भी हमको ऐसे ही हल करने हैं, उनको आप सब हल करके देखेंगे। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।